हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस 2020 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे। इसमें हमने पेपर 1 का पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 5 से लेकर 8 तक टोटल क्वेश्चन हैं। 5 में टोटल 5, 6, 7, 8, इनमें 3 क्वेश्चंस ईच, तो टोटल यहाँ पर 14 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड विथ नो पैराडाइम ऑफ इट्स ओन एंड डेवलप्ड नन। तो यहाँ पर आप देखें, आपको याद है पेपर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। जो अलग अलग पैराडाइम्स थे उनको हमने देखा था। तो उन पैराडाइम्स में क्या कोई पैराडाइम सीपीए का था? आंसर इज नो। निकोलस हेनरी का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था उसमें कहीं पे भी सीपीए का एक अलग पैराडाइम नहीं था। इसी तरह से खुद निकोलस हेनरी, इनका भी कहना था कि जो सीपीए मूवमेंट है दैट लॉस्ट इन नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, सीपीए मूवमेंट हालांकि आई एक नोबेल कोच के लिए थी कि अगर हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी और हम एक यूनिवर्सल थ्योरी को बना सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सल थ्योरी बिल्डिंग में हुआ क्या कि सीपीए ने ना ही तो कोई यूनिवर्सल थ्योरी बनाई और ना ही यहाँ पर ये अपने लिए एक नया अलग पैराडाइम बना सकी। तो स्टार्टेड विथ नो पैराडाइम ऑफ इट्स ओन एंड डेवलप्ड नन, क्योंकि जब फोर्ड फाउंडेशन ने सीपीए मूवमेंट से अपनी ग्रांट्स वगैरह ये सब हटा ली तो उसके बाद में सीपीए मूवमेंट भी वहाँ पर फेल हो गई और सीपीए मूवमेंट यहाँ पर कुछ अलग से एक पैराडाइम देने में असफल रही। तो यूनिवर्सल थ्योरी बिल्डिंग इस चक्कर में सीपीए मूवमेंट ने यहाँ पर अपना एक अलग पैराडाइम बनाना है, कुछ नए आइडियाज़ देने में ये फेल रही। पीटर सेवेज ये एक स्कॉलर है जिन्होंने यहाँ पर ये लाइन कही है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड नन ऑफ द पैराडाइम फॉर इट्स ओन। तो ये सारी चीज़ें कोर्स में वहाँ पर डिस्कस्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो जो क्रिटिसिज्म ऑफ सीपीए वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हो सकता है सीपीए मूवमेंट ने अपने लिए कोई पैराडाइम यहाँ पर नहीं बनाया हो, लेकिन काफ़ी इसके आइडियाज़ हैं जैसे क्रॉस कल्चरल कंपेरिजन, आइडिया ऑफ इकोलॉजी, ऐसे काफ़ी आइडियाज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा वैलिड हैं और जिनकी काफ़ी अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूटिलिटी है। इनफैक्ट सीपीए वो मूवमेंट है जिसने हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टम्स थ्योरी के साथ लिंक किया। वाकई में यह चीज़ रियलाइज की गई कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक एनवायरनमेंट में फंक्शन करता है। ठीक है, तो सीपीए मूवमेंट को पूरी तरह से फेल्योर कहना भी सही नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सीपीए मूवमेंट को भी यहाँ पर डिफेंड करना होगा। तो हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप सीपीए के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए कि इट इज़ अबाउट द क्रॉस कल्चरल क्रॉस नेशनल कंपेरिजन्स। ठीक है, आप सीपी के ओरिजिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस इंट्रो को 2 to 3 लाइन्स का रखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसे ये अपने लिए खुद का एक पैराडाइम नहीं बना सकी। ग्रांट थ्योरी बिल्डिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर काम करने के बजाय इसने कोशिश की कि एक अलग से थ्योरी, एक अलग से डिसिप्लिन बनाया जाए, बट इसमें ये सक्सीड नहीं हो पाई। तो ये फेल कैसे हुई, क्यों हुई, उसके भी रीजंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कोर्स में वो सारे पॉइंट, सारे थिंकर्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पॉजिटिव्स के साथ इसे खत्म करना है। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पर स्वीकार करते हुए कि सीपीए फेल हो गई, आंसर को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव सीपीए हमारे लिए क्या छोड़ गया उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये एंडिंग इसकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5B, मार्केट्स, हायरार्कीज एंड नेटवर्क्स रिप्रेजेंट मॉडर्न गवर्निंग स्ट्रक्चर्स इन द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। देखिए कई बार क्या होता है, अगर हम किसी क्वेश्चन को सिलेबस के टॉपिक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए उस क्वेश्चन का आंसर करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप इस टॉपिक को लिंक करना चाहें तो चैप्टर नंबर 8 में है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, वहां से आप इस क्वेश्चन को लिंक कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखें, मार्केट्स का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल देना,
और हायरार्कीज का मतलब क्या हो गया, स्टेट, स्टेट से मतलब हो गया हायरार्कीज। जैसे एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एक तो हायरार्की ये हो गई। एक दूसरा आप हॉरिजॉन्टल हायरार्कीज भी देख सकते हो, हमारे गवर्नमेंट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हायरार्कीज, मार्केट्स, और फिर उनके बीच में नेटवर्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस क्वेश्चन का सबसे की टर्म ये है नेटवर्क्स, कि यहाँ पर अगर आप मार्केट और हमारा जो स्टेट है उसकी जो अलग अलग बॉडीज हैं उनके बीच में अगर एक इफेक्टिव नेटवर्क डेवलप कर पाते हो तो उसका नतीजा क्या होगा, हमारा गवर्नेंस बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए एक सबसे बड़ी डिबेट रही है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, की स्टेट बड़ा है या मार्केट बड़ा है। तो उसमें देखिए कंसेंसस बन चुकी है, स्टेट और मार्केट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के एडवर्सरी नहीं है। किसी भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में अगर आप दोनों को एडिक्वेट स्पेस देते हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, इसके लिए जरूरी है एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाए। आप किसी भी सेक्टर को उठाकर आंसर कर सकते हैं, एनर्जी किसी भी सेक्टर को, जहाँ पर हमने प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस दिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी स्पेस दिया हुआ है, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, एक नेटवर्क का काम कर रही है, जिससे कि ना ही तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम करे, ना ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मोनोपोली के तहत काम करे। तो सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाना, जो कंज्यूमर है, सिटीजन है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो ये सब यहाँ पर हो गया। यही सेम काम सेबी कर रही है, यही सेम काम आरबीआई कर रही है बैंकिंग सेक्टर में, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5B। तो सबसे पहले आप गवर्नेंस मॉडल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कैसे गवर्नेंस मॉडल में, नेटवर्क गवर्नेंस में एक नेटवर्क की बात की जाती है जहां पर सभी का रोल रहेगा। देन रोल ऑफ मार्केट एज वेल एज स्टेट, दोनों का यहाँ पर रोल है, और कैसे नेटवर्क्स की जरूरत है इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। और फाइनली कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर सबसे मेन पार्ट हो गया ये वाला, जिसको आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5C, हैज पॉलिसी एनालिसिस बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेटस को इन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, डिस्कस। लेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेटस को, इसका मतलब क्या है, जैसी जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उनको ही सही ठहराना। कि मतलब मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और चाहे वो अब फेल हो गई, चाहे वो सही रही, अगर वो फेल हो भी गई तो फिर भी उसको जस्टिफाई करना, मतलब जो रेडिकल चेंजेस हैं, रेडिकल चेंजेस लाना मुश्किल है, उनको लाना आसान नहीं है, ये सब कहना, दैट इज द लेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेटस को, ठीक है। तो अगर आप देखें हमारे पॉलिसी डायनामिक्स में, पॉलिसी एनालिसिस में सबसे पहले हमने इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल को डिस्कस किया था, ठीक है, चार्ल्स लिंडब्लोम का। तो चार्ल्स लिंडब्लोम का जो आइडिया था मॉडलिंग थ्रू, जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं में ही नई चीजें जोड़कर पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि रेडिकल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। फिर इसके अपोजिट में यहां पर क्या आ गया, परफेक्ट रैशनैलिटी मॉडल। परफेक्ट रैशनैलिटी मॉडल क्या कहता है, सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज किया जाए और जो चीज सबसे बेस्ट है उसी को ही चुना जाए, ठीक है। तो इंक्रीमेंटलिज्म की हम बात करें तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि कई बार रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, लेकिन परफेक्ट रैशनैलिटी भी फिजिबल नहीं है। इसको पाने की अगर हम कोशिश भी करें तो भी ये फिजिबल नहीं है कि हम इसे पास करें। तो इन दोनों का एक मिक्स्ड अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, कि जहाँ जरूरत है वहाँ इंक्रीमेंटल चीज़ों को भी लेते रहे, और जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम रेडिकल रिफॉर्म्स भी हमारे गवर्नेंस में लेकर आए। इसी चीज़ को अगर आप लिंक करना चाहो तो FW रिक्स से भी आप लिंक कर सकते हो। FW रिक्स ने 2 आइडियाज दिए थे, डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर FW रिक्स ने कहा था कि एक जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो एक छोटा डिफरेंशिएशन करें या बड़ा डिफरेंशिएशन करें। अगर डिफरेंशिएशन छोटा रहेगा तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन मतलब रेडिकल रिफॉर्म लाया गया तो इंटीग्रेशन वहाँ पर उतना ही लंबा और उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क यही है, आप इंट्रोड्यूस कीजिए लिंडब्लोम्स मॉडलिंग थ्रू से। इंक्रीमेंटलिज्म कैसे स्टेटस को जस्टिफाई करता है,
कैसे करता है अगर हम बात करें तो मान लीजिए इंक्रीमेंटलिज्म में सबसे पहले तो पॉलिटिकल डिफिकल्टीज की बात कही जाती है, कंसेंसस बनाना आसान नहीं है, कोई मैजिक वेंड नहीं है कि घुमाया और सोल्यूशन हो गया, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। और अगर मान लीजिए रेडिकल रिफॉर्म लाए भी गए तो उससे सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। जैसे जीएसटी है, ठीक है, एक तरह से रेडिकल रिफॉर्म था, किसी ने भी गवर्नमेंट की उसके लिए प्रशंसा नहीं की, बल्कि गवर्नमेंट को सब तरफ से उसके लिए क्रिटिसिज्म ही फेस करना पड़ा। और होता क्या है, जो रेडिकल रिफॉर्म्स होते हैं उनका फायदा होता है 10 to 20 ईयर्स के बाद, तो वो सारा क्रेडिट कौन ले जाती है, आने वाली गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कोर्स में डिस्कस की हुई है। वाई रेडिकल चेंज आर आल्सो नॉट पॉसिबल एंड डिजायरेबल एट एवरी टाइम, रेडिकल चेंजेस भी हर समय लाना संभव नहीं है, कुछ वाकई में डिफिकल्टीज रहती हैं। रैशनैलिटी, परफेक्ट रैशनैलिटी मॉडल हमेशा हो यह संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मिक्स्ड अप्रोच की बात कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मिक्स्ड कैनिंग मॉडल है एड्जियोनी का, जिसमें हम इंक्रीमेंटलिज्म और रैशनैलिटी इन दोनों के बीच की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका भी आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। कंटिजेंसी अप्रोच भी आप बता सकते हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से जाएंगे, अगर सिचुएशन की डिमांड है रेडिकल रिफॉर्म लाना तो वी विल गो विद दी रेडिकल रिफॉर्म, तो कंटिजेंसी अप्रोच को यहाँ पर अपनाया जाए। तो इस तरह से आप कंक्लूजन में इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5D, फिस्कल पॉलिसी शुड एड्रेस द इश्यू ऑफ इनिक्विटी, इंट्रिकेसी एंड ऑब्सक्यूरेंटिज्म। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट जो बजट के थ्रू इनकम और एक्सपेंडिचर देती है और अपनी पॉलिसी बताती है कि कैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को जनरेट करेगी और कैसे वो उनको खर्च करेगी, ठीक है। तो दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। देखिए, अगर हम देखें पहले के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 गोल फिस्कल पॉलिसी के दिए जाते रहे हैं, एक तो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना, और दूसरा है स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन को कम रखना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इन दोनों ऑब्जेक्टिव से मूव करते हुए इन 3 ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी मूव करना होगा। इनइक्विटी का मतलब सिर्फ ग्रोथ लेना ही सफिशिएंट नहीं है, वो ग्रोथ इक्विटेबल हो, यह चीज भी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एंश्योर की जानी चाहिए। कैसे, अगर हम देखें दोनों फ्रंट पे अगर बात करें, रिवेन्यू फ्रंट पे और एक्सपेंडिचर फ्रंट पे, तो रिवेन्यू फ्रंट पे गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज जनरेट करेगी उसमें वो ज़्यादा टैक्स किससे चार्ज करेगी, जो रिच पीपल हैं, और जो गरीब हैं उनसे कम यहाँ पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसी कारण एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री रखा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है, जहाँ पर अलग अलग टैक्स की स्लैब्स रहती है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स देना रहता है। एक्सपेंडिचर फ्रंट पे अलग अलग स्कीम्स हो गई, उन स्कीम्स के थ्रू जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उन तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो अमीर से पैसा लेना, गरीब को पैसा देना, इट इज़ लाइक इनइक्विटी। देन कम्स इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी का मतलब क्या है, जो भी हमारे गवर्नेंस की डिफिकल्टीज हैं उनको कम किया जाए। इसका मतलब सिंपल सा अगर हम देखें तो गवर्नेंस को सिंपल बनाना। आपने स्मार्ट वर्ड देखा होगा, स्मार्ट गवर्नेंस एक एक्रोनिम हम यूज करते हैं, उसमें पहला वर्ड होता है सिंपल। तो गवर्नेंस को सिंपल बनाया जाए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट। तो ये कुछ चीजें हो गई जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये कोशिश करेगी कि जो डिफिकल्टीज है, इंट्रिकेसीज हैं, वो कम हो, गवर्नेंस मैक्सिमम हो, गवर्नमेंट मिनिमम हो। तो दैट इज द इंट्रिकेसी। देन थर्ड इज ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ये वर्ड देख के हो सकता है आपको पहली बार इसका मतलब समझ में नहीं आए, लेकिन कई बार जो हिंदी में चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप हिंदी के जो क्वेश्चन है उन लैंग्वेज है उसको भी पढ़ा कीजिए। अब जैसे हिंदी में लिखा हुआ है सुधार विरोध को रोकना, तो वहां से आप इसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे गवर्नेंस में जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनका ऑब्वियस सी बात है उनका विरोध होता है, ब्यूरोक्रेसी उनका विरोध करती है, और कई जगह सिटीजन्स भी कई बार उन चीज़ों को अच्छे से नहीं अडोप्ट कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इन चीज़ों को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि रिफॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, तो इसका प्रोविजन भी फिस्कल पॉलिसी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन से आप डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं उनको आज हमारी गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा दे रही है, लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की भी यहाँ पर स्टार्टिंग की जा सकती है। अगर इसका आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहें तो दैट इज द गवर्नमेंट टीचर। आज अगर आप गवर्नमेंट टीचर की बात करें
देखो उसको सैलरी प्राइवेट टीचर से बहुत अच्छी मिल रही है, सुविधाएं प्राइवेट टीचर से बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी चीज़ें जगह काफ़ी वीडियोस हम देखते रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट टीचर्स की जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है काफ़ी जगह पर। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे गवर्नमेंट टीचर को मोटिवेट किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि वो हमारी कंट्री के एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने में, गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। उससे देखिए इनिक्विटी भी दूर होगी। ऐसे ही कैसे डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो रूरल एरियाज में, विलेजेस में जाकर काम करने को तैयार हो। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फिस्कल पॉलिसी के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फिर कैसे ये नए गोल्स, इनइक्विटी, इंट्रिकेसीज, ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ये सब भी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, देन फाइनली कंक्लूजन में आप सजेशंस दे सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या किया जाए ताकि ये तीनों चीज़ें अचीव हो सकती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5E, प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो 90% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत लिख कर आएंगे। गलत लिख कर आएंगे मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको पूरा नहीं करेंगे। देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात एक चीज़ आएगी, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात कही गई है। वाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन? यहाँ पर कंसर्न कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना नहीं है, इनको एनफोर्स करना है। कि चलिए आपने कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट बना तो दिया, लेकिन जब तक इसे एनफोर्स नहीं करेंगे तब तक इसकी यूटिलिटी क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ मिसकंडक्ट, अगर मिसकंडक्ट को रोकना है तो जो पॉलिटिशियंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिकल वैल्यूज हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना जरूरी है। अब सेकंड ARC ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। इंस्टीट्यूशनलाइज आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक लॉ लेकर आनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनानी होंगी जिनका काम क्या होगा, जब भी इन कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का वोलेशन हो तो वहां पर एक्शन लेना। ठीक है, ऐसे ही हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल में जो हेड है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दैट एनफोर्समेंट एस्पेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फ्रेमवर्क में आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताएंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गई जो यहाँ पर होनी चाहिए। तो वैल्यूज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप गुड गवर्नेंस के वैल्यूज के साथ में कंपैशन, एम्पैथी, इन सब की भी बातें कर सकते हो। देन वाई नीड फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स ये हमारी कंट्री में या कहीं बनाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है, तो वाई देयर इज नीड, और कैसे इसको हम इंश्योर करें। अंत में आपको यही कहना है कि इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिटिशियन कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को पूरी तरह से फुलफिल करे। क्योंकि देखिए जो वैल्यूज होती हैं वो जनरली बहुत ही वेग होती हैं। ठीक है, तो अंत में ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हो जाती है जिसके थ्रू इनको एनफोर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6A, एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे डेवलप। देखिए आपको सिर्फ चीज़ों को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। In the light of the above statement, examine the influence of NPM and ICT on comparative study of public administration। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होते हैं। आपको ध्यान है हमने एक अलग से टॉपिक पढ़ा था, आइडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ एन आइडिया। इसका मतलब क्या है? देखिए आइडिया ऑफ इकोलॉजी का मतलब क्या है, हर सिस्टम, हर एडमिनिस्ट्रेशन एक इकोलॉजी में काम कर रहा है। जैसे उसके बाहर का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। इकोलॉजी ऑफ एन आइडिया, इससे रिलेटेड ये लाइन है। ये क्या कहता है कि हर आइडिया की एक इकोलॉजी होती है, हर आइडिया एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पैदा होता है, वहाँ पर वो जन्म लेता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया दूसरी इकोलॉजी में भी उसी तरह से सक्सेसफुल हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन है, ये मैंने जैसे आपको कोर्स में एग्जाम्पल भी दिया है। ये यहाँ पर स्वीडन ऐसी कंट्रीज में ओरिजिन हुआ,
वहाँ पर इसने बहुत अच्छे से फंक्शन किया। तो ओम्बुड्समैन एक पर्टिकुलर इकोलॉजी का आइडिया हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आइडिया हो गया। लेकिन यही इंस्टीट्यूशन क्या और दूसरी कंट्रीज में भी उतनी इफेक्टिवली काम कर पा रही है? आंसर इज नो। आप हमारी कंट्री में देख सकते हो, लोकपाल बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका करप्शन पे अभी इम्पैक्ट आना बाकी है, अभी तक नहीं आया है। तो सिमिलरली एनपीएम की हम बात करें तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जब रीगनिज्म एंड थेचरिज्म, मतलब यूएसए और यूके, इन दोनों कंट्रीज में एनपीएम को अडॉप्ट किया गया, वहां पर ये सक्सेसफुल रहा। वहां पर जो स्टेट है उसको होलो किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिया गया, तो वहां पर ये सक्सेसफुल रहा। और जब वहां पर सक्सेसफुल रहा तो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे क्रिस्टोफर हुड हो गए, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि एनपीएम आज तक का सबसे बेस्ट पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, लेकिन क्या सेम एनपीएम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सक्सेसफुल रहा है जब हमने इसे ब्लाइंडली अडॉप्ट किया? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, उनकी मोनोपोली स्टार्ट हो गई है। जो हमारा स्टेट ऑलरेडी वेलफेयर के काम कर रहा था, वो वेलफेयर के कामों में कमी आई है, प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो एनपीएम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काफ़ी एथिकल इश्यूज, काफ़ी इनइक्विटी से रिलेटेड इश्यूज सामने लाया है, तो वहाँ पर ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डिजिटल डिवाइड है उसने इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होने दिया। इनफैक्ट जो इनइक्विटीज़ हैं उनको बढ़ाया है। आप कोविड-19 में भी देख सकते हैं, जिन घरों में अच्छे रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप हैं, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो एजुकेशन मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे उनकी एजुकेशन चली गई। और इनफैक्ट यह भी देखा गया कि काफ़ी स्टेट्स थे जिनमें जो चिल्ड्रन थे वो उनकी स्कूल भी छूट गई और वो फिर से बेगिंग और रैक पिकिंग जैसे प्रोफेशंस में चले गए। तो ई गवर्नेंस यहाँ पर अगेन इट इज़ एन आइडिया ऑफ इकोलॉजी। हमारी कंट्री में इसे सक्सेसफुल बनाना है तो पहले डिजिटल डिवाइस को ब्रीच करना होगा। ऐसे ही एनपीएम को अगर हमारी कंट्री में सक्सेसफुल बनाना है तो हम प्राइवेट सेक्टर को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं दे सकते। हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट प्रॉपर तरीके से करना ही होगा। तो दैट इज आइडिया ऑफ इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी ऑफ एन आइडिया, कि कोई एक आइडिया अगर पर्टिकुलर इकोलॉजी में सक्सेसफुल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी फॉर्म में सब जगह सक्सेसफुल होगा। जैसे अगर देखिए मैं आपको एक ऑफ द टॉपिक एग्जांपल दूं तो सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने अलग तरह का सेक्युलरिज्म अपनाया हुआ है, हमने अलग तरह का सेक्युलरिज्म अपनाया है, क्योंकि हम उसको हमारी नीड्स के हिसाब से चेंज करना चाहते थे, मोल्ड करना चाहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर एनपीएम और ई गवर्नेंस के साथ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको आइडिया ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ एन आइडिया, ये इंट्रोड्यूस, इससे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बता सकते हैं कि एनपीएम वेस्टर्न कंट्रीज में तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा। जो अली फरजामंद हैं उन्होंने साफ बताया था कि हमने यहाँ पर ये सब कर तो दिया, लेकिन इससे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने हमारी स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया है, जिससे इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह से आईसीटी के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनली आपको सजेशंस देना है, ग्लोबलाइजेशन, फिल्टरिंग थ्रू दी कल्चरल लेंसेज। ठीक है, तो जो हमने ग्लोबलाइजेशन में सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं कि जो भी चीज़ हम अडोप्ट कर रहे हैं उसको हम हमारे लेंसेज के थ्रू पहले हम उसे फिल्टर करें हमारी नीड्स के हिसाब से, फिर उसे हम अडोप्ट करें रादर देन अडोप्टिंग एनीथिंग ब्लाइंडली। क्वेश्चन नंबर 6B, affirmative action in socio-economic development has not altogether eliminated discrimination discussed in the context of women empowerment। तो देखिए अफर्मेटिव एक्शन अगर हम विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात करें तो क्या क्या हो गए। जैसे एक तो रिजर्वेशन हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमने इनको प्रोवाइड करवाया है। ऐसे ही आप बोल सकते हो जेंडर बस्टिंग हो गया, जहाँ पर एक अलग से बजट इनके लिए रहेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स वगैरह ये सब हो गई। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट तो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो आसानी से आप इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हो। लेकिन क्या इनकी वजह से वाकई में हम इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में सफल रहे हैं? क्या डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो आंसर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर चेक करने में सफल नहीं रहे हैं। अगर हम पीआरआईज में रिजर्वेशन की बात करें
तो हो क्या रहा है, जो पहले के सरपंच थे वो प्रोक्सी कैंडिडेट्स अपनी ही वाइफ, अपनी ही फैमिली की किसी लेडी मेंबर को वहां पर खड़ा कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद में वो सिर्फ प्रोक्सी कैंडिडेट हैं, जो सारा का सारा जो गवर्नेंस है वो अभी भी उसी पंचायत, उसी मेल मेंबर के हाथों में है। इसी तरह से जेंडर बस्टिंग हमने हम लेकर तो आ गए जेंडर बस्टिंग, लेकिन जेंडर बस्टिंग बनाने वाले कौन, जेंडर बस्टिंग में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये सब इंटीग्रेट करने वाले भी सारे मेल्स हैं। फिर उसके बाद में जेंडर बस्टिंग में हम देखें तो इसके क्लियरली हमें कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना तो दिए, लेकिन ये भी कास्ट बेस्ड हायरार्कीज की वजह से जो पेट्रियार्किकल एटीट्यूड है उसकी वजह से पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अफर्मेटिव एक्शन पूरी तरह से फेल है, आपको ये पॉइंट भी डालना होगा। जैसे हम बात करें पीआरआईज में रिजर्वेशन की, तो जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स हो गया, तो उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का जो स्टेटस है वो बढ़ा है। इंडिया की रैंकिंग वहां पर टॉप 30 में आई है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। जेंडर बस्टिंग की बात करें तो काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे आप उज्ज्वला स्कीम का एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया गया है, तो वाकई में जो फीमेल बीपीएल के नीचे आ रही हैं उनको इसका फ़ायदा मिला है। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो कुदुम श्री हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स हैं, ईला भट्ट का एनजीओ हो गया, ठीक है, राजस्थान में एक रूमा देवी हैं जिनको अभी अवार्ड भी मिले हैं, उनका हो गया। तो इनके मॉडल्स हैं जो कुछ जगह पर वाकई में सक्सेसफुल साबित हुए हैं, तो ये पूरी तरह से भी फेल्योर नहीं है। अंत में आप इसको सजेशंस के साथ एंड कर सकते हैं। सजेशंस में आप यही कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, इन सब की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, तभी हम इन अफर्मेटिव एक्शन का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए एक सरपंच है, वो अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो कुछ कर लेगी, अब वही अनपढ़ है, उसकी कैपेसिटी कमज़ोर है, तो फिर वो वहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट ही बनी रहेगी। सो फ्रेमवर्क यहाँ पर आप देखिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिचुएशन ऑफ वीमन, और क्या क्या अफर्मेटिव एक्शन लिए गए हैं, क्यों ये कंप्लीट सक्सेस नहीं रहे हैं, और फिर आपको ये भी बताना है कि क्यों ये पूरी तरह से फेल्योर भी नहीं है, और अंत में सजेशन के साथ आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6C, हाउ पॉलिटिकल रियलिटीज थ्वाटेड द मूव टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड है, एक्सप्लेन नहीं है, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है हमें इस स्टेटमेंट के विरुद्ध भी कुछ स्टैंड लेना होगा, अलग भी। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होती क्या है। इसका मतलब अगर आप सिंपल सा देखें, जब भी आप पॉलिसी बना रहे हैं तो वो एविडेंसेस के बेसिस पे होगी। मतलब एक तो होता है कि आपने ट्रायल एंड एरर कर लिया, कोई पॉलिसी आपने बनाई, जैसे गार्बेज कैन मॉडल था, कोई पॉलिसी बनाई, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आपने मास्टर स्ट्रोक बोल दिया, फेल हो गई तो आपने गार्बेज बिन में फेंक दिया, वो नहीं होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एक तरह से रैशनलिटी पॉलिसी मेकिंग के पास हो गया, जहां पर आप सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एविडेंस के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे यहाँ पर आप पॉलिसी को बनाएंगे, वैल्यूज को आप कम से कम रखेंगे, तो दैट इज द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। अब ये कहता है स्टेटमेंट की पॉलिटिकल रियलिटीज अगेन वही बात है इंक्रीमेंटलिज्म की, कि कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना मुश्किल हो जाता है, कैसे रेडिकल डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कैसे हमारे पॉलिटिशियंस पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है, लेमेन है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये पॉलिसी मेकिंग एविडेंस बेस्ड नहीं बन पाया है। लेकिन अगर हम देखें तो क्या इसके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स जिम्मेदार है? देखिए इसके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स जिम्मेदार नहीं है, येहेज़केल ड्रोर के आइडियाज़ को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। येहेज़केल ड्रोर ने बताया था कि क्यों हम पॉलिसी साइंस को अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो उसमें सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है, उसमें पॉलिसी साइंटिस्ट भी जिम्मेदार हैं, उसमें हमारी सोसाइटी के लोग भी जिम्मेदार हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की तरफ नहीं मूव कर पाए हैं। और उसके अलावा देखिए इसमें खुद एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या रेशनलिटी मॉडल ये भी जिम्मेदार है। कैसे? अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें क्विक डिसीजन लेना है, जैसे कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगाना है, तुरंत लगाना है, तो वहाँ पर हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया जहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए,
क्विक पॉलिसी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार सारी चीज़ों को एनालाइज करना, पुराने एविडेंस हमारे पास होते नहीं हैं, तो वहाँ पर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेमवर्क यही रहेगा, व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। आप सिंपली रैशनल मॉडल के साथ इसको लिंक करते हुए लिख सकते हो। एंड हाउ पॉलिटिकल रियलिटीज़ आर गोइंग अगेंस्ट दिस रैशनल पॉलिसी मेकिंग। फिर आप बताएंगे कि क्यों सिर्फ पॉलिटिक्स इसमें कल्प्रिट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स विथ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, पुअर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी साइंस, जैसा कि ड्रोवर ने कहा था। फिर फाइनली आप कंक्लूजन में कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे हम पॉलिसी मेकिंग को और ज़्यादा ऑथेंटिक और रैशनल बनाएं, कैसे हम इसमें और ज़्यादा फैक्ट्स को इंटीग्रेट करें, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ MIS, ऐसे काफ़ी टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है आज के समय में, वो सब हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी मेकिंग। द नेशनल पॉलिसी एजेंडा इज बिकमिंग इंटरनेशनल, एक्सप्लेन। अब देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद में IR को अप्लाई करेंगे। देखिए IR को अप्लाई करना है, लेकिन आंसर ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ GS का है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आप GS में भी पूछ सकते हो, GS में भी आप आराम से इसको पूछ सकते हो, लेकिन आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि लगे कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिखा है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आपको क्या क्या अप्लाई करना है, सिस्टम्स थ्योरी यहां पर अप्लाई करनी है। आप यहां पर आइडिया ऑफ इकोलॉजी को आराम से अप्लाई कर सकते हो। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा है वो आप यहाँ पर सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे उसका डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। तो इस तरह से आपको थ्योरीज को यूज करते हुए बताना है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का नेशनल पॉलिसी मेकिंग में वाकई में इम्पैक्ट आया है। आप अगर देखना चाहें तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में जो पेरिस क्लाइमेट डील है, ओजोन डिप्लीशन है, इन सबको हमने हमारी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट किया है। UN सिस्टम का इम्पैक्ट रहा है, WTO का इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों का रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमारी नेशनल पॉलिसी पे इम्पैक्ट आया है। और पॉलिसी मेकिंग के जो मॉडल्स हमने देखे थे, जैसे मान लीजिए डेविड ईस्टन का मॉडल था सिस्टम्स थ्योरी इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इनपुट आउटपुट मॉडल क्या कहता है, दिस इज द प्रोसेसिंग ब्लैक बॉक्स जहां पर पॉलिसीज बन रही हैं, इसमें इनपुट्स आते हैं और इससे आउटपुट्स बाहर निकलते हैं। आउटपुट्स क्या हो गई, हमारी पॉलिसीज। इनपुट्स क्या हो गई, सिटीजन्स की डिमांड्स। ऐसे ही मीडिया में कुछ आया, हमारी जुडिशियरी ने कुछ कहा, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट आया वो विशाखा गाइडलाइन से आया था। तो ये सब इनपुट्स हो गई जिससे पॉलिसीज बनी। तो इस इनपुट में अब इंटरनेशनल एजेंसीज भी ऐड हो गई है, इंटरनेशनल डायमेंशंस भी ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और कैसे इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आउटवर्ड लुकिंग बनाया है, पॉलिसी मेकिंग पे इसका इम्पैक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जैसे सिस्टम्स थ्योरी, आइडिया ऑफ इकोलॉजी, एग्जाम्पल्स देते हुए इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी में आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनके आइडियाज़ को यूज करेंगे। फिर एक मॉडल, कोई भी एक मॉडल का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, यूज करना है, जैसे चाहे आप इनपुट आउटपुट मॉडल को कर लीजिए, स्ट्रीम्स विंडो मॉडल को यूज कर लीजिए, किसी भी मॉडल को आप यूज कर लीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से इंटरनेशनल डायमेंशंस भी पॉलिसी मेकिंग में आने लगे हैं। और सजेशंस देंगे फिर आप, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो हमने वहाँ पर पढ़ी थी ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, जैसे डी गुथरी ने कहा था इंगेज्ड गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सजेशंस में हमें एंड में देनी है। क्वेश्चन नंबर 7B, collaboration and its cognates for public service delivery need to be viewed from the governance lenses. Comment. तो देखिए कोलेबोरेशन एंड इट्स कोगनेट्स सेम चीज़, वही नेटवर्क गवर्नेंस थ्योरी यहाँ पर है कि जब भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जाए तो वहाँ पर गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर, थर्ड पार्टी गवर्नेंस, सिविल सोसाइटीज़, ये सब भी गवर्नमेंट के साथ ऐड होंगी, तभी हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। ओके, लेकिन वर्ड है कमेंट, तो इसका मतलब हमें दूसरा एस्पेक्ट भी हाईलाइट करना है। तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, NGOs, इन सबका रोल होना चाहिए, बट इज दिस ए रियलिटी? क्या ये वाकई में एक रियलिटी है? और क्या वाकई में जब प्राइवेट सेक्टर और NGOs को हमने रोल दिया है तो क्या वाकई में पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है? ठीक है, तो आप नेटवर्क गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर बताइए कि कैसे अलग अलग एक्टर्स ने
पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कोलेबोरेट किया है और इसमें मदद की है, जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे WHO है, हेल्थ के सेक्टर में हो गया, यूनिसेफ है, चाइल्ड वाले सेक्टर में हो गया, इसी तरह से ILO है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर रिफॉर्म्स वाले एरियाज में हो गया। तो कैसे इन्होंने कोलेबरेट किया है। हाउ रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम दी थ्योरी, फेलियर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज, ये आपको हाईलाइट करनी है। फाइनली कंक्लूजन में आपको यही बात कहनी है कि इस कोलेबोरेशन को हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, तभी हम यहाँ पर एक इफेक्टिव गवर्नेंस, एक अच्छा गवर्नेंस ला पाएंगे और सर्विस डिलीवरी अच्छी हो सकेगी। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्पेंडिंग करनी होती है। अगर वही CSR सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs के साथ मिलकर की जाए तो वो CSR में जो खर्चा होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें अगर गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहेगा तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को गाइड कर सकेगी कि आप कौन से सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7C, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज एन आर्टिफिशियल इंड्यूसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, गेराल्ड काइडन। तो देखिए ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो पहली स्लाइड में ही सबसे पहली लाइन ही यही रही है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होते क्या है, देखिए चेंज से ये डिफरेंट है। चेंज तो जो चीज़ें चल रही है आपने उसमें बदलाव कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का क्या है, प्रेजेंट जो स्टेटस है उससे जो डिजायर्ड स्टेट है उसमें पहुंचने के लिए जिस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना। दूसरा जो रेजिस्टेंस है, जब भी आप कोई रिफॉर्म लेकर आएंगे तो वहां पर आप स्टेटस को चैलेंज करेंगे। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, वो इसका विरोध करेंगे। तो कैसे आप उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है आप उसको ओवरकम कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस किस तरह का हो सकता है, आप उसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इसमें कोटर के द्वारा जो एक 6 पॉइंट्स दिए गए थे वो भी हमने अलग से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो रेजिस्टेंस टू चेंज है उसे कैसे ओवरकम किया जाए वो सब ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8A, डिसरप्टिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द कंटूर्स ऑफ ई गवर्नेंस इन द लास्ट 1 डिकेड एनालाइज। देखिए जब ई गवर्नेंस आया है, ई गवर्नेंस को बहुत अच्छा गवर्नेंस माना गया कि ये गवर्नेंस को स्मार्ट बना सकता है, लोगों को उनके डोर स्टेप पर सर्विसेज डिलीवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है डिसरप्टिव नेचर। डिसरप्टिव नेचर का मतलब डिजिटल डिवाइड नहीं है, डिसरप्टिव नेचर का मतलब है मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे साइबर क्राइम्स हो गए, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी का गलत पर्पज के लिए यूज करना, दैट इज डिसरप्टिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिसरप्टिव नेचर है टेक्नोलॉजी का, जो मिसयूज हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस पर सुपरविजन को बढ़ाया है। एक तो गवर्नमेंट का सुपरविजन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे। दूसरा सिटीजन्स का भी इस पर ट्रस्ट कम हुआ है, क्योंकि सिटीजन्स को यहाँ पर डर लगने लगा है कि ई गवर्नेंस, मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के थ्रू या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपको वहाँ पर और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने ई गवर्नेंस को प्रोवाइड किया। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो ई गवर्नेंस को रोकना नहीं है, एंड करना नहीं है, वो है इन समस्याओं को सुधारना। हमारे जो साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी के जो डायमेंशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, तो फ्रेमवर्क, व्हाट आर द करंट इमर्जिंग डिसरप्शंस इन आईटी, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, प्राइवेसी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। हाउ दिस नेगेटिवली अफेक्टेड ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस ऑन द ई गवर्नेंस, कैसे इसका ई गवर्नेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अदर साइड इफेक्ट्स जैसे गवर्नमेंट का सर्विलेंस इसमें बढ़ा है। फाइनली वे फॉरवर्ड आपको सजेस्ट करना रहेगा कि सॉल्यूशन इस चीज़ में नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करना बंद कर दें।
सॉल्यूशन इस चीज में है कि जो डिसरप्शंस हैं हम उनको दूर करें। क्वेश्चन नंबर 8B, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। देखिए PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, उसी को ही हमारी गवर्नमेंट ने PMES परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन सिस्टम के रूप में लॉन्च किया था। तो PMS enables a clear line of sight between planning, measuring and monitoring। PMS क्या होता है? PMS का मतलब हो गया जो भी एम्प्लॉइज हैं आप उनके साथ बैठकर उनको पार्टिसिपेशन देकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एंश्योर करते हुए उनके साथ आप गोल्स को सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, टारगेट्स को सेट करेंगे, ठीक है। फिर जो एम्प्लॉय है उसको आप इनफ ऑटोनॉमी देंगे परफॉर्म करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को आप बिल्ड करेंगे, उसमें कोई कमी है तो उसको आप दूर करेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज उसे आप प्रोवाइड करवाएंगे। फिर इस कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी परफॉर्मेंस है उसको आप रेगुलरली इवेल्युएट करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। उसमें कोई कमी है तो समय पर आप सुधार करेंगे और फाइनली जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर आप वहाँ पर रिवार्ड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखें, तो यहाँ पर प्लानिंग हो गई, मेजरिंग हो गई और इसी तरह से मॉनिटरिंग हो गई। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे के साथ चल रही हैं, तो इनमें क्लियर लाइन ऑफ साइट हो गया। लेकिन अगेन वर्ड है क्रिटिकली एनालाइज। तो इज दिस ए रियलिटी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन सिस्टम तो हमने बना दिया, लेकिन क्या इससे वाकई में ये चीज़ अचीव हो पाई है? इज दिस द रियलिटी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखिए, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को कभी भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अडॉप्ट नहीं कर सकते, थ्योरी एक्स वाले मॉडल में अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसे अडॉप्ट करने के लिए आपको पहले अप्रोच बदलनी होगी थ्योरी वाई पे, जहां पर जो सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपर स्पेस दे, जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। कुछ छोटे एग्जाम्पल्स को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो होने चाहिए स्मार्ट, मेजरेबल, सिंपल, ताकि उनके बेसिस पे इवेल्युएशन हो। और जो इवेल्युएशन है वो होना चाहिए कंटिन्यूअस, इट शुड नॉट बी ओनली वन टाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अचीव नहीं हो पाया, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एक्सप्लेन अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवेल्यूएशन सिस्टम। कैसे प्लानिंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग इसमें साथ में जाते हैं, डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं, और कैसे रियलिटी प्रैक्टिस से बिल्कुल डिफरेंट है। और फाइनली आपको सजेशंस देने हैं इस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग इंक्लूड इम्प्रूविंग एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्या परफॉर्मेंस बजटिंग वाकई में इफेक्टिवली काम की है? तो देखिए, यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें बात करनी है परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में। तो देखिए, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हमने हमारा फोकस इनपुट से आउटपुट की तरफ कन्वर्ट किया, दैट इज द परफॉर्मेंस बजटिंग, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया। जो की एरियाज हैं उसमें एक्सपेंडिचर होना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए या फिर हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए। इफेक्टिवनेस, एंड रिजल्ट्स, क्या उतनी स्कूल खुली, क्या बेहतर रिसोर्सेज के साथ ये काम हुआ, कम रिसोर्सेज के साथ ये काम हुआ, तो दैट इज द परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। लेकिन क्या गवर्नमेंट सिस्टम में इफेक्टिवली काम की है? अगेन आंसर इज नो। और सेम वही रीजंस हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे, और ये सारे भी हमारे डिस्कस यहाँ पर किए हुए हैं। तो फ्रेमवर्क एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, कैसे इसने प्रायोरिटाइजेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया है। वाई दिस सिस्टम हैज नॉट वर्कड इफेक्टिवली, इसमें आप आउटकम्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आउटपुट्स अगर अचीव हो भी गए हैं तो आउटकम्स अचीव नहीं हुए हैं, और बिना आउटकम्स के आउटपुट की कोई वैल्यू नहीं है। और फाइनली आप सजेशंस दे सकते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग को और मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पेपर का डिस्कशन हमारा पूरा होता है। थैंक यू।